माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं शुरू करूँगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ये थर्ड सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है और इसमें पेपर नंबर है P5PHY 301। ये पेपर है और इसमें जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें जो सिलेबस है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट पहली यूनिट में सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ। पहली यूनिट में सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें सबसे पहले है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी, फिर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, जनरल रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, work done during isothermal and adiabatic processes, second law of thermodynamics and entropy, Carnot cycle, Carnot theorem, entropy changes in reversible and irreversible processes, Clausius inequality, entropy and unavailable energy, entropy temperature diagrams, third law of thermodynamics, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, और फिर है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। इसमें है इंथाल्पी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी फंक्शन। फिर मैक्सवेल रिलेशंस एंड एप्लीकेशंस हैं। फिर क्लासियस क्लेब्रान रिलेशंस है, क्लासियस क्लेब्रान इक्वेशन। फिर एक्सप्रेशन फॉर CP माइनस CV, फिर है CP अपॉन CV और फिर TDS इक्वेशंस हैं। ये टोटल यूनिट 1 में है। इसके बाद जब हम यूनिट 2 शुरू करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें जो लेक्चर हम देंगे पहला, ये लेक्चर जो है हम कार्नोट्स इंजन तक ही, या कार्नोट साइकिल जिसे बोलते हैं ना, कार्नोट साइकिल तक ही हम इस लेक्चर को लिमिटेड रखेंगे। इसके आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बतलाएंगे। तो मैं पहले ये बतला दूं कि मेरा नाम डॉक्टर अली कौसर रज़वी है और मैं पहले शिया कॉलेज में BSc क्लासेस को पढ़ाता था और तकरीबन BSc क्लासेस में सभी पेपर्स को पढ़ाया है। जो पेपर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में थे, सभी पेपर्स को हमने पढ़ाया है। और ये हमें एक्सपीरियंस तकरीबन 37 साल का है पढ़ाने में, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक है। तो अब जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में है सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ए रीजन इन स्पेस बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, है ना। जो स्पेस में रीजन होता है क्लोज सरफेस में के अंदर, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। उसके बाद फिर ये 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग से। सराउंडिंग का मतलब आउटसाइड ऑफ ए सिस्टम इज नोन है सराउंडिंग्स। और ये मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज अगर वो कर सकते हैं तो ओपन सिस्टम कहलाते हैं। यानी सराउंडिंग से सिस्टम को, सिस्टम से सराउंडिंग को जब मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। उसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? ये केवल एनर्जी जो है उसका आदान प्रदान करते हैं, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम को, जबकि मैटर इसमें नहीं एक्सचेंज होता है, केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है और ना ही मैटर का आदान प्रदान होता है, दोनों ही का आदान प्रदान नहीं होता है, ना मैटर ना एनर्जी, दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता है। ना तो सिस्टम से एनर्जी बाहर जा सकती है, ना ही बाहर से अंदर, सराउंडिंग से। सराउंडिंग का मतलब आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम से ना बाहर जा सकती है ना सिस्टम से के अंदर आ सकती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम
एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब कोई मान लिया दो सिस्टम हैं, दो सिस्टम जो हैं दोनों एक दूसरे से एक वॉल जो भी है वो मान लिया डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक वॉल से दो सिस्टम सेपरेटेड हैं, एक सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है। तो दोनों एक दूसरे से एक तरह से, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है तो एनर्जी जो है एक तरफ से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम में ये आती जाती है। इसलिए एक सर्टेन मोमेंट के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये दोनों सिस्टम जो है एक ही टेम्परेचर पर हो जाएंगे, यानी जो एक सिस्टम का टेम्परेचर होगा वही दूसरे सिस्टम का भी टेम्परेचर होगा। इस तरह की जो सिस्टम बन जाता है इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अब फर्दर आगे एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है वो ना तो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा सकती है, ना सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में आ सकती है, क्योंकि अब दोनों का टेम्परेचर एक लेवल पर आ गया, इसलिए इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि मान लिया जैसे यहाँ पर आपका जो है दो सिस्टम है ए और बी, ये दोनों सिस्टम जो हैं वो एक एडियाबेटिक वॉल से सेपरेटेड है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब सिस्टम ए से सिस्टम बी में भी एनर्जी नहीं जा सकती है, सिस्टम बी से सिस्टम ए में भी एनर्जी नहीं जा सकती है। और तीसरा जो सिस्टम है वो इन दोनों से ये डायथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है, मतलब ए से सी में जा सकती है, बी से सी में जा सकती है, सी से बी में जा सकती है, सी से ए में जा सकती है, लेकिन ए से बी में नहीं जा सकती है। या होगा क्या, जब ए से सी में जाएगी और बी से सी में जाएगी तो कुछ समय के बाद ए और सी एक टेम्परेचर पर हो जाएंगे, बी और सी भी एक टेम्परेचर पर हो जाएंगे। अब अगर मान लिया एडियाबेटिक वॉल हटा दी जाए तो अब आपस में किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगी, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेम टेम्परेचर पर होंगे। यही एक तरीके से कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी मतलब ये कि अगर दो सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, ए सी या बी सी, तो तीसरा सिस्टम जो होता है थर्ड सिस्टम वो खुद अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ए और बी जो होंगे वो अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए जब सी से बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, तीसरा जो होगा वो अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ए बी जो हैं ये अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद जीरोथ लॉ के बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब जैसे यूँ समझिए, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस QUASI, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जो बहुत ही स्लो होती है, धीमे धीमे होती है, उस प्रोसेस को हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि एक हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम है। ये जैसे ये पिस्टन है या ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी है, गैस भरी हुई है इसके बाहर। अब इसके ऊपर हमने अगर वेट रख दें हम कोई, ये मान लिया वेट रख दिया, तो वेट रखने पर ये जो आपका सिस्टम होगा यहाँ पे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये ऊपर से नीचे प्रेस होगी। लेकिन अब अगर हम इसको वेट को धीरे धीरे ग्रेजुअली हटा दें, तो जब हटाते जाएंगे तो ये एक्सपेंशन ऊपर की तरफ, यानी पिस्टन जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इतनी स्लो प्रोसेस होती है
ये धीरे धीरे यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है, मान लिया पहले शुरू में 100 ग्राम रखा था यहाँ के ऊपर वेट, और इसके बाद 1-1 ग्राम करके धीरे धीरे यहाँ से हटा रहे हैं। तो प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है। स्लो होने की वजह से इसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे प्रेशर में एक्सपेंशन होगा, जबकि ये पीछे यहाँ से यहाँ तक आगे पीछे बढ़ेगा। यानी किसी प्रकार का इसमें ये नहीं होगा कि टेम्परेचर गिरेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब गैस एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर गिरता है। यहाँ पे प्रोसेस इतनी स्लो हो रही है कि किसी भी प्रकार का प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक लॉ है। मतलब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या डब्ल्यू बराबर जे। शुरू में जो जूल्स लॉ है उसी को ही कहा करते थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डब्ल्यू बराबर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये कहलाता तो था ये जूल्स लॉ इस्तेमाल किया जाता था, जूल्स लॉ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि जो चेंज वर्क है, चेंज इन ये डी डब्ल्यू जो होता है, जो वर्क किया जाता है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है। एक तो यूँ कह लें, ये जो हीट एनर्जी है, यूँ कह लें आप हीट एनर्जी हो गई है, हीट एनर्जी जो है ये मान लिया डी क्यू है। तो ये हीट एनर्जी, ये चीज़ जो है यहाँ पे हम डी क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनरली कैलोरी, ये यहाँ पे एक्चुअली जूल्स में है, कैलोरी जे को कैलोरी में भी लिखते हैं 4.2 × 10⁻⁷, और ये एच जो है यहाँ पे कैलोरी में लिखा जाता है, यहाँ पे जूल्स में है। क्यू क्यू जो है डी क्यू इज इन जूल्स, ये डी क्यू जो है जूल्स में है, ठीक है। तो डी क्यू जो है, अब ये जो हीट एनर्जी सिस्टम को दी गई है, ये हीट एनर्जी दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है। एक तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, आपस में अणुओं के कारण, आपस में जो उनके परमाणु होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इसमें हीट एनर्जी, हीट देने से जो एनर्जी डेवलप होती है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी डी यू। और दूसरा बाकी बची हुई जो एनर्जी जो है वो वर्क डन में इस्तेमाल होती है, यानी डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और इसको ऐसे डी डब्ल्यू जो होता है, क्योंकि डी डब्ल्यू जो है ये बराबर होता है पी इंटू डी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, गैस के केस में पी इंटू डी वी के बराबर होता है। डी डब्ल्यू बराबर है पी इंटू डी वी। इसलिए ये जो इक्वेशन बन जाएगी, एक तो इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरी जो है वो है वर्क डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू जो है ये बराबर है पी इंटू डी वी के। तो इसलिए डी डब्ल्यू क्यू बराबर पी इंटू डी वी फॉर द गैस। ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में आ जाता है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में। इसके बाद जो है इसमें बहुत सी प्रोसेसेस हैं। एक तो हमने बता दिया आपको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, मैं बता दिया कि धीरे धीरे जो वेट कम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है, और उसके अलावा आइडियाबैटिक का थोड़ा सा बोलने ज़रूरत है, लेकिन अभी प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था। दूसरी है आइडियाबैटिक प्रोसेस, और तीसरी है आइसोकोरिक प्रोसेस, और चौथी है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये 3 तरह की प्रोसेसेस होती हैं। पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सिस्टम
जो है वो ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है, और ए से बी स्टेट में इस तरीके से जाता है कि टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट बना रहता है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। मतलब एक मान लिया जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर मान लें एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मान लिया ये है ए पॉइंट, ए से लेके बी के बीच में जो चेंज होता है, ये चेंज होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एट सेम टेम्परेचर होता है। T1 एट सेम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है एट कांस्टेंट। द चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर इज ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। यानी जब कभी भी कोई सिस्टम ए से बी स्टेट में जाता है उस, और वो जो ए से बी स्टेट में जाएगा उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वो ज़ीरो रहती है। मतलब जैसे यहाँ पे ये ग्राफ ले ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया ये आपका परिवर्तन हुआ ए से बी, ए से ए यहाँ पे स्टेट थी, बी यहाँ पर स्टेट थी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो था यहाँ पे जैसे मान लिया P1 V1 और टेम्परेचर जो था T1, और यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम ये तो चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होगा। यहाँ पर टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर T1, तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ये तो चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर सेम बना रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। तो ये तो वही आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे टेम्परेचर ये T1 से, यहाँ T1 था ए स्टेट पर और बी स्टेट पे पहुँच गया T2। तो इस तरह के चेंज को थर्मोडायनामिकल चेंज को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यू कैन से dq इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए से लेके बी तक dq जो है वो ज़ीरो रहता है, यहाँ से ए से बी तक dt ज़ीरो होता है। तो इस प्रोसेस को, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं और इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस हो कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। तीसरी है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है ये सेम वॉल्यूम पर होती है, वॉल्यूम सेम बना रहता है क्योंकि इसमें चार चीज़ें वेरिएबल हैं, टी, क्यू एंड वॉल्यूम, एंड एक चीज़ और है चौथी, वो है पी। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। यानी P1 कह लो, T1 कह लो, और लेकिन बाद में जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे P1 V2 और T1। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है ये ज़ीरो होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। और चौथा जो है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें जो है dP जो है वो ज़ीरो होता है, प्रेशर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। यानी एक प्रकार से यूँ कह लो, ये चार तरह के वेरिएबल्स हैं जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं। P, V, T और एक और है, इसको S कहते हैं क्योंकि dQ जो है ये बराबर होता है ds/T। इसको बाद को हम बतलाएंगे, ds इंट्रॉपी होती है, चेंज इन इंट्रॉपी, इसको हम कहते हैं चेंज इन ds/T। तो ds/T जो है ये बराबर होता है dQ को इसके, और इसको हम ds/T, इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी कहलाती है। ठीक है, dQ/T इट इज इक्वल टू ds।
यहाँ पे तो खैर हमने बता दी ये डी उसके बराबर होगा। यहाँ पे डी क्यू जो होता है ये 0 बराबर होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। मतलब ये कि डी क्यू है क्या चीज़, ये भी हम बताना चाह रहे थे। ये एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी, इसके बराबर होता है। यानी ए एस जो है इंट्रॉपी कहलाता है। ये हम बताना ये चाह रहे हैं कि आपके 4 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंट्रॉपी। इन 4 वेरिएबल के जरिए से किसी भी थर्मोडायनामिकल स्टेट को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो है 0 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी प्रकार का टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी प्रोसेस डी क्यू जो है ये 0 का मतलब एस जो है वो 0 होता है। एस चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 होती है, ठीक है। या डी क्यू जो है वो 0 होता है, डी क्यू अपॉन टी का मतलब डी क्यू 0 है तो डी एस भी 0 होगा ऑटोमेटिकली। सही बात है। इसलिए जो है चौथी जो है वो हम कहते हैं इंट्रोपी। और उसके बाद फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो 0 होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस में डीपी जो है वो 0 के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखिए। ये जो है एक्चुअली ये 4 वेरिएबल्स हैं। इट डिफाइंस द थर्मोडायनामिकल स्टेट, डायनामिकल स्टेट ऑफ सिस्टम। ये किसी सिस्टम की थर्मोडायनामिकल स्टेट को ये बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ये हो गया वेरियस प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। उसके बाद फिर है कि 2 प्रोसेसेस मेन है, एक तो है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरी है आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब इन प्रोसेसेस में वर्क डन कितना होगा, सबसे पहले निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना है। उसके बाद फिर आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें वर्क कितना होगा, इसको हम निकाले दे रहे हैं आपको। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, जब टेम्परेचर जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी एट सेम टेम्परेचर है ना, में जो थर्मोडायनामिकल चेंज हुआ है वो सेम टेम्परेचर पर हुआ है, उस पर वर्क डन कितना होगा। अभी बताया कि वर्क डन जो होता है ये होता है प्रेशर इंटू पी इंटू डी वी के बराबर है ना, पी इंटू डी वी ये होता है डब्लू के। और इसलिए डब्लू जो है वो हो जाएगा इंटीग्रल पी डी वी, मतलब यहाँ से वॉल्यूम V1 से V2, यूँ समझ लीजिए पी इंटीग्रल पी डी वी। और हम जानते ही हैं कि पी वी जो है आर टी के बराबर होता है, पी वी बराबर आर टी। इसलिए अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा पी इंटू डी वी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी। तो यहाँ पे हम एक तरीके से P इंटू डी वी बराबर आर इंटू डी लिख सकते हैं। इसलिए P जो है प्रेशर यहाँ पे लिखा जा सकता है, P की वैल्यू लिखिए तो P की वैल्यू हो जाएगी आर टी अपॉन वी। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। ये बराबर हो जाएगा आर और टी दोनों एक प्रकार से कांस्टेंट हैं। ये कहलाता है गैस कांस्टेंट, दिस इज आर इज नोन एज गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 8.31 होती है जूल गैस कांस्टेंट। और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये हो गया आर टी और इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 डी वी अपॉन
V इज इक्वल टू R इंटू टी log बेस E, और V2 बाद में तो V2 अपान V1 इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा W1 कह लो। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा ये बराबर हो जाएगा RT इंटू लॉग V2 अपॉन V1, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसको अगर ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पीवी डायग्राम, या उसको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बात ना समझ में आए तो आप चाहें तो वीडियो को फिर पीछे करके उसको समझ सकते हैं। वीडियो बन जाता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पीछे करके देखा जा सकता है। अब आप लोग ये ज़रूर है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। इसको जितना आप पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। हम चाह रहे हैं कि आप अच्छे अच्छे नंबरों से पास हों, आपके लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो हो। और ये वीडियो फ्री में है, किसी प्रकार का कोई इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा और इसको तैयार करिएगा। और दूसरा है, ये तो हो गया एक प्रकार से। इसमें इसी में एक चीज़ और हम समझाना चाह रहे थे, वो है इंडिकेटर डायग्राम। जैसे आपका इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, और ये ए से लेके बी तक जो प्रोसेस हुई वो इस तरीके से हुई। यहाँ पे सेम टेम्परेचर है T1 या T मान ले, T है, यहाँ पे ये प्रेशर P1 V1, यहाँ पे प्रेशर P2 V2 है। प्रेशर ये एक तरीके से B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ये प्रेशर टेम्परेचर V1 है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ से लेकिन यहाँ तक हुई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया कोई इनफाइनाइट सिमिलर बहुत ही हल्का चेंज जो है यहाँ पे इस तरीके से है, तो इस चेंज का जो एरिया होगा, मान लिया dV है, ये चेंज जो है ये dV के बराबर है, तो इसका जो एरिया होगा वो एक्चुअली वर्क डन होगा, यानी स्मॉल वर्क डन dW जो है ये एक प्रकार से P इंटू dV के बराबर होगा। और ये dV है जो है यहाँ पे मान ले इसको कि ये E ये है, मान लिया F ये है, G H, तो एरिया ऑफ EF GH जो कह रहा है, एरिया ऑफ EF GH, ये एरिया जो होगा ये P इंटू dV के बराबर होगा। इसी तरीके से जहाँ से शुरुआत हुई है यहाँ तक हुई है, तो पूरा जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रल, यहाँ से यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। तो अगर हम इंटीग्रल निकाल लें, W बराबर इंटीग्रल ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2, ये होगा एरिया ऑफ A, इसे C मान लें, C D मान लें, एरिया ऑफ A C D B, ये ADCD ये पूरा एरिया जो होगा ये इंटीग्रल P dV के होगा, यानी टोटल वर्क डन के बराबर AC यारा VD और ये ACDB जो एरिया होगा ये एक प्रकार से टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसी तरीके से हम एडियाबैटिक प्रोसेस में भी निकाल सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखिए वर्क डन इन, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बैठा देंगे फिर ठीक है।
इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में आ गया RT1 log बेस ही V2/V1, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब दूसरा निकालेंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन तो यही होगा dW = P/dV। यहाँ पे ये होता है कि P एडियाबेटिक में जो होता है PV⁻⁴ कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, PV⁻⁴ इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में PV⁻⁴ कांस्टेंट होता है, और ये गामा जो है ये बराबर होता है Cp/Cv के। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस कहलाती है, विच इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ गैस। It is equal to Cp/Cv. Cp is the specific heat at constant pressure. Cp is specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. At constant volume, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी से रिप्रेजेंट करती है। गामा जो है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस कहलाती है। सीपी और सीवी तीनों के बराबर में इतना हमने बतला दिया। अब PV⁻⁴ कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि पहले जो प्रेशर था, मान लो जैसे यहाँ से लेके प्रेशर मान लो P1 ही कह लें, P1 प्रेशर था, है ना, और V1 वॉल्यूम था। तो ये पहले P1V1⁻⁴ कांस्टेंट होगा, और बाद में दोबारा जो हो जाता है ये P2V2⁻⁴ कांस्टेंट। अभी क्योंकि कांस्टेंट ही होता है इसलिए हम कहेंगे जो भी है हम कहेंगे P1V1⁻⁴ P2V2⁻⁴ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है ये K के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे इसको। अब ये प्रेशर की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो P1V1 बराबर P1V1⁻⁴ कांस्टेंट, तो P1 बराबर हो जाएगा K/V⁻⁴ V1⁻⁴ यानी अगर P1 की बात करें तो P1 बराबर कितना, यहाँ पे केवल P अगर लिखें चलिए ठीक है, केवल P की बात करें, P बराबर हो जाए K/V⁻⁴ इंटू dV, इसके बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा P⁻⁴ कांस्टेंट, ये इसके बराबर। अब जो है इसको हम अगर K तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा V⁻⁻⁻1 इंटीग्रेट किया हमने अपॉन -γ+1। ये होगा फ्रॉम V1 to V2, है ना, V1 से V2 चेंज हुआ है। अब इसको फर्दर आगे हम लिखें तो ये पहले V2 की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा K इंटू, इधर आ जाइए, इक्वल टू K इंटू V2⁻⁻⁻
प्लस 1 माइनस V1 रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये इसके बराबर है। और यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर आएगा के इंटू V2 रेज पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के इंटू V1 रेज पावर माइनस गामा प्लस 1, ये V1 ऊपर है, अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसके बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है हमने इंटीग्रल किया, ये W वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपकी k बराबर है P1 V1 रेज टू द पावर गामा, ये k के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर इसके, तो k की जगह हम रख सकते हैं, इमीडिएटली रख सकते हैं P2 रेज पावर गामा, तो यहाँ पे हम लिख दें P2 V2 रेज टू द पावर गामा इंटू V2 रेज पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस यहाँ पे k की वैल्यू जो हम ये लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखेंगे P1 V1 रेज टू द पावर गामा इंटू V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ये बराबर हो जाएगा V2 रेज पावर गामा ये और माइनस गामा ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा P2 इंटू V2 माइनस V1 रेज पावर गामा ये V1 रेज पावर माइनस गामा इंटू V ये है, तो यहाँ पे P1 माइनस P1 इंटू V1 आ जाएगा अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लें कि यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो अगर ग्राफ हम बनाएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, इधर हम ये ले लें वॉल्यूम, इधर ये ले लें प्रेशर, तो यहाँ पे मान लें ये है A और ये है B, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 और टेम्परेचर भी T2 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये प्रोसेस जो है ये इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जो है A स्टेट से B स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर T1 था A पोजीशन पर, और B पोजीशन पर टेम्परेचर हो गया है T2। मेन चीज़ ये, बाकी प्रेशर तो चेंज हुई है। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, जबकि DQ जो है वो बराबर 0 होता है, यानी देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, DQ इज इक्वल टू 0 होता है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर DQ जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन इतने। अब यहाँ पे जो पोजीशन होगी, पहली पोजीशन गैस इक्वेशन अगर हम कहें तो P1 V1 बराबर R इंटू T1, और दूसरा यहाँ पे जो है जैसे B पर हुआ एट A हुआ, B पर क्या हुआ एट B पर जो है ये होगा P2 V2 इज इक्वल टू R इंटू T2, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 V2 की जगह लिखते हैं हम R इंटू T2, P2 V2 की जगह लिख सकते हैं R इंटू T2 माइनस, और P1 V1 जो है इसकी जगह लिख सकते हैं R इंटू T1, तो ये अपान जो हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 जो जैसा था वैसी की वैसा लिख दिया हमने, और ये बराबर हो जाएगा R अपान माइनस गामा प्लस 1 को हम लिख दें गामा माइनस 1, यानी अंदर ये माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे, यानी ये T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस T2। तो W बराबर हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, तो ये वर्क डन हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है और ये एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। बात है समझ में ना, ये हो गया।
ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में। दोनों प्रोसेसेस में एक प्रकार से वर्डन हमने निकाल लिया है, और वर्डन ग्राफिकली भी इसको हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकली जो है ये ग्राफ मान लिया है, तो ये एक प्रकार से CDEF है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है CDEF। तो ये एरिया होगा, ये एक प्रकार से वर्डन के बराबर होगा, और जो टोटल एरिया है ये होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल एरिया जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ PdV के बराबर हो जाएगा, यानी कि वर्डन टोटल एरिया के बराबर होगा। ए बी हो गया CDEF जी के AFGB यानी इक्वल टू एरिया ऑफ AFGB। ये टोटल एरिया जो होगा ये एक प्रकार से टोटल वर्डन के बराबर होगा। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद जो है कर्नॉट्स इंजन है। कर्नॉट्स इंजन के बारे में थोड़ा हम बतला दें, तो फिर आपको CP - CV बराबर R के बारे में बताएंगे। कर्नॉट्स इंजन जो है एक रिवर्सिबल इंजन है। हीट इंजन, ये भी एक हीट इंजन। किसी भी हीट इंजन में 4 चीज़ें मेन हैं। एक तो इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स, दूसरी चीज़ सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, तीसरी चीज़ है सिंक, और चौथी चीज़ है इंसुलेटिंग स्टैंड। ये 4 चीज़ें मेन है। सोर्स क्या है? सोर्स जो है ऐसे ही कंडक्टिंग मीडियम, ऐसा कंडक्टिंग मीडियम जो हाई टेम्परेचर पर always maintain at higher temperature T1, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस जो है, जो पिस्टन और ये जैसे सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है, ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैस होती है इसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। इसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं, जिसके बीच में जो गैस होती है। कारण जैसे यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं। ये पिस्टन है और ये जो है आपका सिलेंडर है। ये पिस्टन सिलेंडर का एक सिस्टम है। तो यहाँ पे बीच में जो है वर्किंग सब्सटेंस रहता है। तो इसको यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये वर्किंग सब्सटेंस की तरीके से इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ है सिंक। सिंक जो है वो मेंटेन होता है हमेशा एक लोअर टेम्परेचर जो है T2, एट लोअर टेम्परेचर T2, लोअर टेम्परेचर पर T2 पे मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ है इंसुलेटिंग स्टैंड। तीसरा यानी एक स्टैंड होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं। ये यहाँ पे जो है ये कंडक्टिंग मैटर का होता है, और इधर जो है नॉन कंडक्टिंग मैटर का होता है। और
ये एक प्रकार से हमारे जैसे सोर्स है, ये सोर्स है, ये एट टेम्परेचर टी पे रहता है ऑलवेज। और इसी तरीके से सिंक जो है ये हमेशा एक लोअर टेम्परेचर T2 पे रहता है, इससे सिंक कहते हैं। और इसी यही एक प्रकार से कार्नोट्स इंजन इसी तरीके से होता है। ये कार्नोट साइकिल को हम पहले स्टडी कर लें। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या है? इंजन तो समझिएगा कि ये कार्नोट इंजन में मेनली ये 4 चीज़ें होती हैं। वर्किंग सब्सटेंस होता है, और ये एक सिस्टम होता है जो हमेशा T1 टेम्परेचर बना रहता है। इसमें से और इट विल रिमेन ऑलवेज एट टेम्परेचर T1। जितनी भी हीट निकल जाए लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है ये T1 पर बना रहता है। और इसमें जितनी भी हीट आ जाए या जितनी भी हीट चली जाए, ये हमेशा टेम्परेचर जो है T2 पर ही मेंटेन रहता है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब कार्नोट साइकिल क्या है, इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्नोट साइकिल यानी पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो कैसे होता है? वो होता क्या है कि जैसे ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है या पिस्टन सिलेंडर का एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये पहले क्या होता है, इसी पे रखा रहता है, ठीक है। बाद यहाँ से उठा के फिर इसको सोर्स T1 पर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कार्नोट साइकिल के लिए, द पिस्टन सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम is kept at सोर्स पे एट T1 पर जब ये रखा जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, जो इसमें गैस है वो भी सब T1 टेम्परेचर पर हो जाएगी। द वर्किंग सब्सटेंस becomes या will be at temperature, at source temperature या temperature T1। तो ये इसका टेम्परेचर जो है वो T1 हो जाएगा। अब इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। जब ये ऊपर की ओर उठाया जाएगा, ठीक है, उठाने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, और उसके साथ साथ ये जो प्रोसेस होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी। यानी इस प्रकार से होगा कि ये मेंटेन रहे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ग्राफ में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है हमारा, इधर वॉल्यूम है, इधर है प्रेशर। अब इस ग्राफ में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले जो है वो जो प्रेशर और वॉल्यूम इसमें था वो था P1 V1, और जो टेम्परेचर था वो भी T1 ही था, ठीक है। तो ये ए स्टेट थर्मोडायनामिकल स्टेट है। इस पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 और T1 थे। उसके बाद ये चेंज होकर के थर्मोडायनामिकल स्टेट यहाँ पर बी पे पहुँच जाती है। अब बी पे जो पहुँचती है यहाँ पर भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये हो जाता है P2 V2 T1 ही बना रहता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी परिवर्तन हुआ है ये परिवर्तन कहलाता है आइसोथर्मल परिवर्तन। आइसोथर्मल परिवर्तन हुआ, आइसोथर्मल चेंज हुआ है। ए से बी तक जो चेंज हुआ है वो आइसोथर्मल चेंज हुआ है। केवल प्रेशर P1 V1 से प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 से प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 तक
पहुंच गया है। यानी यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर पहले P1 था, घट करके P2 हो गया। यहाँ पहले वॉल्यूम V1 था, बढ़ करके V2, वॉल्यूम बढ़ गया है और प्रेशर जो है वो घट गया है, और टेम्परेचर सेम बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आइसोथर्मल चेंज है, टेम्परेचर सेम बना है, ये हो गया। उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पे क्या बताया था, इतना हुआ इसका टेम्परेचर T1, इसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है, उठा के यहाँ से यहाँ तक लाया जाता है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ला करके फिर जो है इस पे इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया जाता है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद फर्दर इसको, इंसुलेटिंग स्टैंड है यहाँ पे किसी प्रकार का हीट जो है वो नहीं मिल रही है इसको, ऊपर वर्किंग सब्सटेंस को। जब यहाँ था तो यहाँ तो क्योंकि इससे हीट इसे मिल रही थी बेस से, इसके बेस से यहाँ से हीट पहले मिल रही थी, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर सेम बना हुआ था, ठीक है। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो तो चेंज हुआ था, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि ये यहाँ टेम्परेचर T1 पर रखा रहा था। इसलिए क्योंकि यहाँ से जितना भी टेम्परेचर इसको दिया जाएगा ये T1 ही टेम्परेचर पर बना रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ रखा, यहाँ इसको इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटेड है पूरी तरीके से, ये कंडक्टिंग ज़रूर है बेस इसका, है ना, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर रख दिया गया है। अब इसके बाद फर्दर जो है इसको जब ऊपर उठाएंगे, अब यहाँ रखने के बाद, ठीक है, दूसरी बार ये वहाँ रख दिया है, तो यहाँ रखने के बाद यहाँ स्टूडेंट जो कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी जिन लोगों को वीडियो मिलेगा वो लोग जो है पीछे बैक करके उसको देख सकते हैं। पहली दूसरी बात ये है, नंबर 2, हाँ जैसे हमने बताया इसको यहाँ से यहाँ रख दिया है ना, द पिस्टन cylinder system is now kept at insulating stand, है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया गया है ना, एंड पिस्टन इज मूव्ड आउटवर्ड अगेन to pressure P3 and volume V3, प्रेशर P3 एंड वॉल्यूम V3 वॉल्यूम पर नीचे से ऊपर तक यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, P3 और वॉल्यूम हो गया V3। यहाँ पे प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो गया। ये इस तरीके से फर्दर इसको ऊपर किया गया, लेकिन यहाँ पे फर्दर ऊपर किया ज़रूर गया है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, नाउ टेम्परेचर चेंजेस from T1 to T2, T1 से T2, यहाँ से जैसे B से C तक आया, ये C हो गया। यहाँ पे प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया T2। क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे, और किसी भी प्रकार से ऊष्मा का आदान प्रदान
नहीं हुआ, ना यहाँ से यहाँ हुआ, ना यहाँ से यहाँ हुआ है। इसलिए ये प्रोसेस जो होगी इसको हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक चेंज हुआ, 20 से 30 के बीच में एडियाबेटिक चेंज हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर था T1, यहाँ से टेम्परेचर T2 हो गया, ये हो गया। अब फिर फर्दर जो है क्या करेंगे हम, अब जाहिर सी बात है वर्क तो ठीक है होगा ही, उसमें वर्क की बात भी हम अभी आगे करेंगे। ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस थी, इसमें वर्क कितना हुआ, ये सब जो है एडियाबेटिक प्रोसेस थी, इसमें वर्क कितना हुआ यहाँ के हम लिख भी सकते हैं क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे जो वर्क है वो है RT1 इंटू RT1 अपॉन गामा, पहले से निकाला था RT1 इंटू वर्क निकाला था, उसमें से क्या था वर्क जो था आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क था RT1 लॉग, यहाँ पे था लॉग बेस E इंटू V2 अपॉन V1, ये इसमें जो वर्डन था वो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस, पहली प्रोसेस है थर्मल की और W1 बराबर इतना हो जाएगा, और दूसरे में W2 जो है ये हो जाएगा R अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, ये निकाल लीजिए। ये एक प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस हुई है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वर्डन हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरी बार क्या करेंगे, अब इसको फिर फर्दर यहाँ पे T2 सिंक पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये होगा टेम्परेचर T2 हो ही गया इसका, तो ये सिंक पे रख देंगे। सिंक में रखने के बाद अब फिर फर्दर जो है अब इसे एक्सपैंड नहीं कराएंगे, एक्सपेंशन के बजाय अब कंप्रेशन करेंगे। यानी यहाँ से जो है ये यहाँ से फर्दर पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, अब तीसरा हम नंबर 3 the system, the piston cylinder system, the piston cylinder system is now removed from insulating stand insulating stand and kept at the sink at temperature T2 टेम्परेचर पर जो ये था, तो यहाँ से इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो अब ये क्योंकि T2 पर पहले था ही तो कॉन्टिन्यूसली T2 पर होगा, लेकिन यहाँ फर्दर हम इसे कंप्रेस करेंगे एंड गैस इज compressed from P2V2 to from P3V3 to P4V4
फ्रॉम P3 टू P4 V4, V3 से लेके यहाँ पे हम इसको यहाँ रखते हैं। रखने के बाद कंप्रेस करते हैं उस वक्त तक जब तक इसका प्रेशर वॉल्यूम जो है, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, उसके बाद फिर यहाँ से जो है ये हम आए, ये है P4 V4 है ना, ये B मान ली, A B C D D पर हम आए। तो लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर T2 था। अब यहाँ क्योंकि T2 टेम्परेचर मेंटेन है कंप्रेशन में, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर T2। तो ये एक प्रकार से, क्योंकि जो C पॉइंट पे टेम्परेचर है वही D पॉइंट पर भी टेम्परेचर है, दोनों पे टेम्परेचर सेम है, इसलिए ये प्रोसेस जो होगी, ये प्रोसेस फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, या जो चेंज होगा वो आइसोथर्मल चेंज होगा। यानी C से D केस तक आइसोथर्मल परिवर्तन है, समतापीय परिवर्तन है, टेम्परेचर सेम बना हुआ है, इसे तो हिंदी में समतापी टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ से P3 एंड टेम्परेचर रिमेन्स T2, ठीक है, टेम्परेचर सेम बना रहता है। तो ये प्रोसेस एक प्रकार से वो होगी आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन जो होता है यहाँ पे होगा, टेम्परेचर T2 है यहाँ पे, इसलिए R T2 इंटू लॉग टू दी बेस E। अब V3 से V4 है तो V4 अपॉन V3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इतना टोटल वर्क डन हो जाएगा। और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पहला यहाँ एरिया था ये पहले केस में हुआ होगा, दूसरा एरिया ये वाला जो है दूसरे केस में होगा, और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया होगा ये इस केस में होगा, और ये फर्दर आगे होगा एक और चौथी प्रोसेस जो है अभी एरिया की भी हम बात करेंगे। अभी एरिया जो है समझाएंगे किस तरीके से क्या है, टोटल एरिया कितना, वो टोटल बर्तन जो है जो टोटल जिसका शेडेड एरिया होगा वो कितना होगा, क्या होगा, इसकी बात भी अभी हम करेंगे। अब यहाँ पे नंबर 4 हम क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई। इसको यहाँ रखा जाता है तो और कंप्रेस किया जाता है, हालांकि टेम्परेचर यहाँ कंप्रेस करने की वजह से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि T2 टेम्परेचर पर मेंटेन है तो इसके अक्रॉस आदान प्रदान होकर के ये भी ऊष्मा का आदान प्रदान होकर ये भी वर्किंग सब्सटेंस भी T2 टेम्परेचर पर ही मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि ये T2 पर ही मेंटेन रहता है। अब इसमें कुछ भी हो, कुछ भी टेम्परेचर बढ़े, जब इस पर रखा हुआ है तो इसी टेम्परेचर पर ही बना रहता है, क्योंकि जितना यहाँ बढ़ता है उतना ही यहाँ पे जा कर के चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो अब जो नंबर 4 क्या है कि नाउ द piston is further compressed to pressure and volume। यहाँ पे रखा है, now the piston is further to pressure P4
and value before after keeping it at insulating स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, यहाँ से उठा करके फिर यहाँ से T2 पे यहाँ रखा था ना, तो फिर उठा के यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया जाता है। इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद जो इसका प्रेशर कंप्रेशन करते हैं तो प्रेशर P4 और वॉल्यूम V2 V4 हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर होने की वजह से जब कंप्रेशर करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो है वो एंड टेम्परेचर रेजेस टू T1 है ना, फ्रॉम T2 से T1 हो जाता है। तो यहाँ से लेके D से लेके A तक जो ये प्रोसेस है, एक प्रकार से ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक चेंज कह लो या एडियाबैटिक प्रोसेस कह लो, ये एडियाबैटिक चेंज है। तो अब इस एडियाबैटिक चेंज में यहाँ पे T2 था और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे होगा। नाउ द पिस्टन इज फर्दर कंप्रेस्ड टू प्रेशर P4 V4 ना टू प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 P1 और V1 P4 V4 तो था ही, फ्रॉम P4 and V4 V4 से P1 V1 पर चला जाता है, ये होता है। अब यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा W4 इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 माइनस T1, T2 से T1 हो रहा ना, T2 माइनस T1, ये लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये अब टोटल ये जो यहाँ पे A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेकर D तक और D से लेकर A तक है ना, ये जो टोटल साइकिल है इसी को ही हम कार्नोट साइकिल कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो एरिया होता है उसको भी हम निकाल लें। एरिया जो है वो ये टोटल नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो कोई परेशानी तो पीछे फिर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ग्राफ जो है बड़ा हो गया है, इसलिए हम फिर दोबारा बना दे रहे हैं। ये मान लिया, ये इधर आपको वॉल्यूम है और इधर जो है प्रेशर है, जो ग्राफ है उसी को बना रहे हैं। यहाँ पे एक प्रकार से A पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, A B C एंड देन ये D हुआ, D से फिर A हुआ, है ना। यहाँ से ये पूरी एक तरीके से साइकिल जो है इसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। अब इसमें जो ग्राफिकली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें आप, ये जो कर्व है इस कर्व का अगर नाम है
ये ए है, इसको मान लें ई है, ये एफ है, ठीक है। तो W1 जो होगा, यानी पहले जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर था ना, तो ये जो टोटल एरिया है ये W1 कहलाएगा, है ना। टोटल वर्डन निकालें तो वर्डन बराबर हो जाएगा टोटल वर्डन जो है W1 प्लस W1 जो है वो एरिया ऑफ, ऐसे निकालें, एरिया ऑफ ए बी एफ ई ए, ये जो टोटल एरिया है ये पहले वर्डन W1 होगा, ठीक है। प्लस दूसरा एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, बी से सी, ये मान लें पॉइंट जी है। ये अगर जी पॉइंट है तो ये होगा एरिया ऑफ बी सी जी एफ बी, ये एरिया हो जाएगा। ये एडिमेटिक चेंज हुआ इसमें, ये कह लो, इसको क्या मान लो, दूसरा। उसके बाद फिर तीसरा एरिया ये वाला, यहाँ से लेके ये हुआ है इतना एरिया। ये एरिया जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, टोटल एरिया, यानी एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ, ये आपका सी जी, इसको ये तो ई है ही है, सी जी ई एफ जी एच इसे मान लें, तो ये एरिया हो जाएगा सी जी एच डी, एरिया ऑफ डी सी जी एच डी। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा जो एडियाबेटिक चेंज हुआ है वापस इसके बराबर। और चौथा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एरिया हो जाएगा डी एच ई, या यूँ कह रहे ए से चेंज करें, ए ई एच डी ए, ये एरिया प्लस एरिया, ये जो कर्व के एरियाज हैं ये सब मिल करके जोड़ करके वो एक्चुअली बराबर होंगे इसके, इस एरिया, ये जो टोटल एरिया है इस एरिया के बराबर होंगे, ठीक है। टोटल वर्डन इस एरिया के, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए इसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी और ए, ये इस एरिया के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्डन जो है इसके बराबर आएगा। और वैसे अगर निकालें टोटल वर्डन, ये बराबर मैथमेटिकली निकालेगा, मैथमेटिकली कितना होगा उसको भी निकाला जा सकता है। मैथमेटिकली इसको हम मिटा दें, इसकी ज़रूरत तो है, इसको हमने समझा ही दिया है। अब मैथमेटिकली जैसे बता तो W बराबर टोटल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इसके बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि W2 और W4 ये दोनों बराबर है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसलिए ये दोनों W1 W2 और W4 बराबर है और इक्वल है, तो ये होगा W1 प्लस W3 के, सिंस W2 and W4 are equal and opposite,
है ना, दे विल कैंसिल टू ईच अदर। अब W1 कितना है, W1 है आपका RT1 इंटू लॉग V2 अपॉन V1, ये W1 के बराबर है, प्लस और W3 जो है वो है लॉग RT2 लॉग V, यहाँ से मिला है V4 अपॉन V3, इसके बराबर है ना। तो टोटल वर्डन इतना हो गया, RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3, इसके बराबर हो गया। वही बात समझ में। अब आगे जो है एक चीज़ हमें ये साबित करना पड़ेगी कि V4 अपॉन V3 जो है ये V1 अपॉन V2 के बराबर होता है, या V3 अपॉन V4 जो है ये बराबर होता है V2 अपॉन V1 के। ये कैसे, हाउ?